Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class. ई-लर्निंग क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मेंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। इस मेंस के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लगभग अपने 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन 8 लेक्चर के अंदर हमने एक अपना टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हमने कंप्लीट किया, जो मेंस का ही पहला टॉपिक है आपका, जो यूनिट 1 में आता है। ठीक है, और आप देखें अगर तो मेंस का पेपर 1 का जो पार्ट ए हिस्ट्री है उसके यूनिट 1 में ये टॉपिक आपका आता है। यूनिट 1 में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो सिलेबस में आपने पाया था कि भाई हड़प्पा से लेकर हमें 10वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर। ठीक, पेपर की स्कीम क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से आपके माइनर टॉपिक्स हैं, उन मेजर टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं। तो लगभग इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन अपना पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में कर चुके थे। और देन उसके बाद हमने जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किया कि जितनी भी मैक्सिमम हम यहाँ से डायमेंशंस बना सकें या जितनी मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ से पढ़ सकें वो हमने पढ़ने का प्रयास किया। और जो आपका पुराना पैटर्न है 2019 का पैटर्न है या जो 20 का पैटर्न है उसमें भी हमने कंपैरिजन देखा और हमने ये देखा कि भाई कोई चीज़ उसमें ऐड हुई है क्या, ठीक है, या हमें अलग से पढ़ना है क्या। तो हमने ऐसा देखा कि भाई हमने ऐसा देखा या हमने ये पाया कि भाई विश्व इतिहास जो है उसमें, ठीक है, उसको इस बार रिमूव कर दिया गया है या विश्व इतिहास को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा वेटेज अधिक देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने वो भी देखा कि भाई आपसे रियासतों के बारे में अब पूछा जाएगा, ठीक है, या मध्य प्रदेश का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, इनके ऊपर सेपरेट आपको यूनिट्स दे दी हैं कि भाई 4th यूनिट और 5th यूनिट मध्य प्रदेश को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, 3rd यूनिट में मध्य प्रदेश का पार्ट आपको देखने मिल रहा है जिसमें हम पुनर्गठन की बात करें या इसकी बात करें। तो मेरे द्वारा यहाँ पर एक वीडियो कोर्स आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 1 में यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको करा पाऊँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कुछ सेक्शंस में आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कि तो फिर वहाँ आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है, या ऑफलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं या लाइव क्लासेस हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं या फेसबुक पर आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, या उसमें जो नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा तो उस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, या एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि भाई इसके पहले हमने जो लेक्चर कंप्लीट किए हैं तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। इसके पहले जो 8 लेक्चर हैं, ठीक है, जिसमें हमने लगभग सारी चीज़ों पर बात करी हुई थी। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उस लेक्चर को हमने सेपरेट रखा हुआ था जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ऊपर स्पेशल चर्चा करी थी। ठीक है, या स्पेशली हमने उसी टॉपिक को डिस्कस किया था और उसके सारे डायमेंशंस को समझने की कोशिश करी थी कि भाई कितने तरह से हम उस आंसर को लिख सकते हैं या कितने उसके फॉर्मेट हम बना सकते हैं या किन किन पॉइंट्स को हम उसमें मैंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मेंस के लिए आपको एक चीज़ विशेष याद ये रखनी है या विशेष चीज़ ये आपके पास होनी चाहिए कि भाई हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ को याद नहीं करना। जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं वो तो हम रट रहे हैं, पर जो आंसर की फॉर्मेटिंग है, किस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट हमें करनी है एग्जाम के अंदर, या किस तरीके से बताना है, या कोई एक आंसर है तो उसके ऊपर अगर हम अपनी समझ बनाकर रखें, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बिल्ड अगर कर लें या कॉन्सेप्ट हम अपने अच्छे कर लें, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे एथिक्स हो, ठीक है, तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो चीज़ें हैं, जो अवधारणाएं हैं, तो अगर उनको आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, जो बात कही जा रही है उस बात को आप समझ जाते हो, एग्जाम्पल्स के साथ उनको आप लिंक कर पाते हो, ठीक है, पहले आपने जो घटनाएं पढ़ी हैं या बाद में जो घटनाएं पढ़ी हैं, जो करंट इवेंट है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसके साथ आप उनको लिंक कर पा रहे हो। तो जो पॉइंटिंग वाला अप्रोच है कि भाई चीज़ों को हम पॉइंट कर रहे हैं और उनको हम उनमें हम कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं। भाई ये पॉइंट हमारा बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, 3 पॉइंट बन गया। अब ये 3 पॉइंट हमने अलग अलग जगह पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब एक हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने इतिहास में पढ़ा है, तीसरा हमने पॉलिटी में। तो क्या हम इन सब को जोड़ पा रहे हैं? क्या हम इतिहास को पॉलिटी के साथ जोड़ पा रहे हैं? ठीक है, क्या हम पॉलिटी को इथिक्स के साथ जोड़ पा रहे हैं? क्या इथिक्स को हम इतिहास के साथ जोड़ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। नहीं है तो हम इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आएँ, ठीक है ना। तो इस पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, या अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे होंगे कि भाई हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक कहाँ लिंक करना है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब होना चाहिए। देखो, पढ़ तो आप कितना भी लेंगे, ठीक है, पढ़ तो आप कितना भी लेंगे, तो क्या उससे मेंस आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या मेंस आपका निकल पा रहा है, ठीक है, या हम मेंस आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मेंस निकालने का मतलब ये है कि भाई हम इतने नंबर लेकर आ पाएँ कि हम इंटरव्यू में पहुँच जाएँ, ठीक है, और इंटरव्यू में भी हम इतने नंबर लेकर आ पाएँ कि भाई फाइनल लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए, हमें एक पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो कहने का मतलब, या कहने का आशा ये है। तो हम तैयारी को जिस तरीके से कर रहे हों कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें, ठीक।
तो जब कोई व्यक्ति आपको चीज़ें बता रहा होता है तो या तो वो उस व्यक्ति को उस चीज़ों के बारे में पता हो रहा होता है या उसने उन चीज़ों के बारे में सीखा होता है या कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में या अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अनुभव किया होता है। तो अनुभव के आधार पर वो आपको ये चीज़ें बता सकता है। अब मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ या बाकी लोग जो चीज़ें बताते हैं तो आप उनको 100% उनका पालन करें, उनको माना। देखो, आप मानना और ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं, आपको बातें सही लगती हैं और अगर आप उन बातों को अगर करते हैं तो उससे आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, प्रैक्टिकली सही हो सकती है। तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर काम करना है या इसके साथ हमें जाना है, ठीक। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस वीडियो सीरीज़ में जो हमारा लास्ट लेक्चर हम इसको कह सकते हैं, या इसके बाद हो सकता है आपको एक आध लेक्चर और मिल रहा हो अगर डिमांड होगी, या इस टॉपिक में कोई चीज़ें जैसी छूट गई होंगी, या आपके द्वारा क्वेरी में या कमेंट्स में अगर मेरे पास कोई ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं या ऐसा कोई पॉइंट आता है कि भाई जिस पे हमने चर्चा नहीं करी है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो मिल जाएगा। पर मेरे साइड से जो चीज़ें लगभग आपको बतानी चाहिए, ठीक है, या संभावित जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उन दोनों ही फेजेस के ऊपर हमने काम किया हुआ है, चाहे वो एक्सपेक्टेड चीज़ें हों, ठीक है, चाहे एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं। तो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं तो क्या हम उनको कर पा रहे हैं आसानी से, तो हम देखते हैं कि भाई हाँ, लगभग हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब बात आती है संभावित क्वेश्चन की, तो संभावित क्वेश्चन मैंने कुछ बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है, तो उन पे भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्या हम इनके आंसर लिख सकते हैं या हम इनके आंसर बना सकते हैं, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी है, या हमने जितना भी पढ़ा हुआ है क्या उसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो संभावित प्रश्न है एवं क्या है आपका पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम क्या यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आगे हम यहाँ पर सोच पाएंगे कि आगे क्या बन सकता है। क्या ऐसा होगा कि जैसे एमपीपीएससी ने प्री में अचानक से एक बदलाव किया है, या 2020 में भाई प्री का भी तो सिलेबस चेंज हुआ है या चीज़ें अपडेट हुई हैं, ठीक है, तो एक अचानक से हमें क्या चीज़ देखने मिली है कि भाई हमें यूपीएससी की एक झलक देखने मिली है। तो क्या मेंस में भी ऐसा हो सकता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अब ऐसा ना हो कि भाई हम सिंपल तैयारी करके जाएं और मेंस हमें अचानक से यूपीएससी जैसा फॉर्मेट देखने मिल जाए, यहाँ से हमें ऐसा ना लग जाए कि भाई हम मेंस कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई यूपीएससी की झलक हमें मेंस में भी दिखने मिल रही है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज या तरीका कुछ उस तरीके का ही है। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? तो हमें इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, पहले से इन पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें कि भाई 2020 में एक नया एक्सपीरियंस होगा, या आपके लिए प्री में आपने जो पेपर देखा है या प्री में आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या मेंस में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पर निकल कर आए कि जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है वो यूपीएससी जैसा कहीं ना कहीं होता चला जा रहा है? तो हम क्या उसके लिए प्रिपेयर हैं? तो हमें इन चीज़ों पर बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमने पूरा सिलेबस कवर किया है या हमने तैयारी कर ली है तो भाई हम एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा या हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो देखो, तैयारी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक सफलता रणनीति उसी को माना जाता है। अगर आप इतिहास में युद्धों को देखें या चीज़ों को देखें तो एक छोटी सी घटना या एक छोटा सा इवेंट या एक छोटी सी चीज़ पूरे इतिहास को बदल देती है, उस हिस्ट्री को बदल देती है ना, कि जो होने वाला है उसमें एक छोटा सा चेंज आ गया और उससे सारा इतिहास ही बदल गया, है ना। जो कहानी बन गई वो अलग ही बन गई, है ना। चाहे हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें, हम किसी भी इतिहास के युद्ध की बात करें, किसी भी एक चीज़ की बात करें कि एक छोटी सी गलती के कारण अगर हम देखें कि भाई एक सल्तनत खत्म हो गई, एक पूरा इतिहास ही बदल गया है, एक नया इतिहास ही बन गया है। तो वैसे ही कुछ क्या होगा कि हम अगर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं तो हो सकता है कि पूरा इतिहास बदल जाए, ठीक है। कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो रहा हो और फिर सिलेक्शन ना हो पाए, या सिलेक्शन हमारा इस पोस्ट के लिए हो रहा हो और हम इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएं। तो आप उस चीज़ से भी ये सीख सकते हो, या इतिहास से भी आगे आप ये सीख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप भी ये माने कि भाई दुनिया में हर एक चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो, या जो टॉपिक है वो लाइफ से ज़रूर कनेक्टेड होता है और हमें एक सीख देकर जाता है। तो पढ़ाई का या शिक्षा का या एजुकेशन का इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस है, इतना महत्व है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हमें केवल पढ़ के एक जॉब लेना है, या हमें पढ़ के केवल क्या करना है, इस तरीके का काम करना है, या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो भाई हो गया, इसके बाद फिर हमें पढ़ाई से कोई लेने देना नहीं। तो देखो, जीवन में शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि भाई यहाँ के लोग शिक्षित थे और सभ्य थे, तो उनका जीवन शैली अच्छी थी, ठीक है, उनका टाउन प्लानिंग अच्छा था, उनके द्वारा जो आविष्कार किए गए थे, जो चीज़ें की गई थी, जो प्लानिंग की गई थी वो कितनी बेहतर थी, ठीक है। धर्म के बारे में हमने जाना कि भाई उनका धर्म कितना सही था या कैसा था, आर्थिक जीवन उनका कैसा था, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप फीलिंग के साथ पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे कि भाई शिक्षित और सभ्य समाज कैसा होता है, ठीक है। आगे जब आप समाज के बारे में डिस्कशन करेंगे या पेपर नंबर 2 में, 3 में और 4 में आप अगर लिख रहे होंगे तो इनका आप बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे होंगे, चीज़ों को जोड़ पा रहे होंगे, उनमें पॉइंट कनेक्शन आप बना पा रहे होंगे, ठीक। तो हम अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें संभावित प्रश्नों और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक।
तो आपको याद होगा कि जब हम सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे थे, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि भाई मैंने आपको कहा भी था, और हमारा ये अप्रोच ही होगा कि जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक के पहले हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर एक चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के बाद ही हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन है या वैदिक सभ्यता है, तो उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पूर्व के वर्षों में 5 6 7 सालों के अंदर इनमें से क्या पूछा गया है, किस तरीके के नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सिलेबस तो हमें ऑलरेडी पता है या याद है कि भाई इस एक यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, इसको तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रट गया होगा सिलेबस की, है ना भाई। हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का भारत हमें यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है, ठीक। और करंट के साथ भी हम उसे जोड़ के साथ में देखते जा रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब फिर आपने देखा कि भाई यूनिट 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा काम आपका क्या बन जाता है, देखो दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आईएएस की या पीसीएस की तैयारी में, है ना, और सभी एग्जाम में होते हैं, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। पर इन एग्जाम में ज़्यादातर खास आपको ये देखना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सिलेबस को याद कर लेना है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए और है, ठीक है। दूसरा काम जो होता है कि पेपर आप रट डालने से, क्या मैं यहाँ पर रटने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझना है, देखना है, सारी चीज़ें वो तो हम कर ही रहे हैं। पर जब पेपर आपको रटे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो इस तारीख में आया था, या इस एग्ज़ाम में आया था, या इस साल आया था, तो क्या होगा, आप भटकेंगे नहीं चीज़ों के ऊपर। सिलेबस जब आप बुक रखेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे कि यार 15 में ये आया था, इसको तैयार कर लें, 16 में ये आया था, इसको तैयार कर लें, 17 में ये आया था, हम इसको तैयार कर लें। तो आप समझ पा रहे हैं ना बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन रटे होंगे, या आपने आपके दिमाग में ये सेट होगा पहले से कि यार ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, ये क्वेश्चन अब पूछा गया था, ठीक है। और जो नए एग्जाम आप देते जा रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन आप दिमाग में फीड करते चले जाएँ, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैनी हो जाएगी, ना, ठीक। और आपने कहानी ज़रूर सुनी है कि अगर किसी पेड़ को काटना है तो तलवार या कुल्हाड़ी जितनी पैनी होगी, हम काम उतने जल्दी कर पा रहे होंगे। अगर कुल्हाड़ी की धार ही नहीं होगी, या कुल्हाड़ी उतनी पैनी ही नहीं होगी, उतनी तेज ही नहीं होगी, या उतनी शार्प नहीं होगी, तो इसे काटने में हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए। पर अगर आपकी कुल्हाड़ी आपने बहुत शार्प करी हुई है, तो इसका मतलब है कि हम इसको 1 घंटे में फिनिश कर देंगे काट के, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपकी तैयारी शार्प होगी, या काफ़ी पैनी होगी, या बढ़िया होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक बार में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या 2 बार में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ना। या एक अटैम्प या 2 अटैम्प में हम एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। पर ये कब संभव है, जब हम उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करें कि जो 10 से 12 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम काम करें। उसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 पॉइंट आपको मैंने पहले भी बताए हैं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो सिलेबस होता है। सिलेबस आपको पूरा रटा होना चाहिए। अगर आपको कोई एक लाइन से भी पूछ ले कि बताओ भैया यूनिट 2 में दूसरी लाइन क्या लिखी है, तो आप सीधा बोल दें कि भाई उसमें ये लिखा हुआ है। ये काम पहला हो गया। दूसरा काम आपका हो गया कि आपको पेपर डेट वाइज रटे होंगे। भाई ये क्वेश्चन 14 में पूछा गया था, आप चाहो आप इनको रटो या दीवार पे चिपकाओ, ठीक है, या टेबल पर रखो, जो भी आपको करना है, पर आपको क्वेश्चन सारे रटे होने चाहिए कि भाई पहले क्या पूछा गया है, ठीक। दूसरी चीज़ आपको सामने वाला बता ही देगा, या बुक्स में या मैगजीन में या चीज़ों में आ ही जाएगा कि भाई इन पे क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या संभावित क्वेश्चन के लिए आप भी प्रयास कर सकते हैं कि भाई हम इससे क्वेश्चन निकालना या बनाना हम जाने कि भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ एक प्रयास ये कर रहा हूँ कि संभावित क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं। संभावित क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई अब उनके ऊपर आंसर राइटिंग करें कि अचानक से अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो क्या हम लिखने के लिए तैयार हैं, या उसको हम 3 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 11 नंबर में हम उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं या अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसको खुद ही चेक करें, ठीक है, ठीक। अपना आंसर लिखें, खुद ही चेक करें, और आप देखें कि हम इसको कितने मार्क्स दे सकते हैं इस आंसर को। क्या हमने बढ़िया लिखा है, इस पे नंबर मिलने चाहिए। तो आप जब खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे तो अंदर से फीलिंग आपको आ रही होगी कि यार नहीं, ये तो सही नहीं लिखा, इसमें और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। दूसरा व्यक्ति तो आपको ठीक है बता ही देगा कि भाई आपने ये गलती करी है, और बताना भी चाहिए। एक्सपर्ट से आप कॉपी चेक कराएं, नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको सेल्फ चेक करें, है ना, ठीक। आप ये देखें कि क्या हमने चीज़ों को ठीक तरीके से लिखा है, हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें लिखी होती तो आपको अच्छी लगती है कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है। पर अगर कोई बुक अच्छी नहीं लिखी है, कोई नोट्स अच्छे नहीं है, तो आप क्या बोल देते हो मार्केट में पढ़ के कि यार ये समझ में नहीं आ रही, इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, इसमें कन्फ्यूजन सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है जो चीज़ें लिखी वो आपके हिसाब से सही ना हो। तो जब आप चीज़ों को खुद चेक करते हो, खुद एनालाइज करते हो, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट उससे आपको मिल रहे होते हैं, ठीक। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं भाई 15 में आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें 15 से 20 शब्द का क्वेश्चन आपको ये दिया गया था जिसको हम 3 मार्कर कह रहे थे। पर हालांकि अब इसकी संख्या जो है, शब्दों की संख्या है, उसको हाफ कर दिया गया है। 20 की जगह आप 10 शब्द इसमें काउंट कर रहे होंगे। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इस पैटर्न को दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। 50 की जगह अब ये आपका जो हो वो आप 100 की जगह आपका क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 200 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 300 की जगह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। नंबर यहाँ पर आपके 11 होने वाले हैं, और 6 की जगह यहाँ पर 5 होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। तो 15 में मैंने आपको बताया कि भाई एक क्वेश्चन आया था मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, और इस पर काफ़ी डिटेल में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, आई थिंक आपका
थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बताई गई होंगी, ठीक है, जिसमें हमने फोर्थ लेक्चर आपका ये होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार जो था एक आश्चर्यजनक यहाँ पर हमें फॉर्म में ये देखने के लिए मिल रहा है, ग्रेट बात जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसके बारे में हमने हर चीज़ें बात करी थी भाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। और जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ रहे थे तो हमने इसको फिर अलग से चर्चा किया था। तो मेरा ये मानना है कि भाई इसमें इतने पॉइंट्स हैं कि आप मोहनजोदड़ो को ही 11 नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपके पास हैं, उसका डायग्राम भी है, उसमें जो फीचर्स हैं इंक्लूड हैं कि भाई किस तरीके से पानी का सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था भी करी गई है, उसको वाटर उसमें फिल करने के लिए व्यवस्था, एक कुआं बना है जिससे इसमें जल को या वाटर को आप फिल कर सकते हो, बीच में एक कुंड बना हुआ है, ठीक है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आसपास आप देखोगे तो निवास बने हुए हैं कि भाई व्यक्ति वहाँ रह सकता है, अनुष्ठान के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान भी इनको था या चीज़ें थी, तो उस हिसाब से चीज़ों को बनाया गया है कि भाई किस दिशा में हमें क्या बनाना चाहिए। तो एक वास्तु का भी हम कह सकते हैं कि बेहतर एक नमूना यहाँ पर हमें पेश हो रहा है। और ये जो भी समकालीन सभ्यताएं, उन समकालीन सभ्यताओं में ये कहीं ना कहीं विशेष स्थान भी रख रहा है, ठीक। तो इतना लिख सकते हो आप। मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपने ईमानदारी के साथ, ठीक है, सारे लेक्चर्स देखे हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, या आप एक सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं या पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है ना, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। बट मेन जो है वो स्किल आपके पास कहीं ना कहीं नहीं है। वो स्किल हमें कनेक्ट करना, वो स्किल हमें लेकर आना है, जिसमें हम चीज़ों को पॉइंट अप्रोच या कनेक्टिविटी मेथड के साथ लिख पाएँ, ठीक है। ये एक अच्छा आंसर हम जनरेट कर सकें, अच्छा आंसर हम बना सकें, उसकी ड्राफ्टिंग हम कर सकें कि भाई उसमें क्या पॉइंट्स डालने चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए। अब शब्दों का जो खेल है वो सारा का सारा इस बात पर आधारित है कि आपके पास कितने बढ़िया शब्द हैं, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, कितने बढ़िया कंटेंट है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, जिससे आप बेहतर शब्दों को अपने आंसर के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं ना कि भाई चुनिंदा शब्द, ठीक है, तो उनको आप यहाँ पर अपने आंसर में डाल पा रहे हों, ठीक है ना। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हों, ठीक है। तो हम दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप दोनों ही चीज़ों के साथ कनेक्ट हो पाएँ, जुड़ पाएँ, ठीक। बहुत जल्द आपको मटेरियल भी बाइलिंगुअल मिल रहा होगा, या जो नोट्स मिल रहे होंगे। हालांकि अभी तो 90% चीज़ें बाइलिंगुअल आपकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आप समझ से भी चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं भाई 17 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 17 में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर एक टिप्पणी लिखें। तो लास्ट ही लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 8 में, आई थिंक 7 या 8 में हमने इस पर चर्चा करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन है, इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ 30-40 मिनट का, जिसके ऊपर हमने केवल और केवल पतन के कारणों पर चर्चा करी थी कि भाई पतन में दो प्रकार के सिद्धांत अहम भूमिका रखते हैं, जिसमें एक आपका क्रमिक पतन का सिद्धांत आता है, दूसरा आप भाई आकस्मिक पतन का सिद्धांत आता है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है भाई इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछकर आपसे ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकस्मिक पतन का सिद्धांत बताएं, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना हमने, क्योंकि इसीलिए दोनों ही डायमेंशन में बात करी थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो इन दो सिद्धांतों के आधार पर हम उसको अलग अलग विचारकों के हम या अलग अलग इतिहासकारों के मत को लेकर हम यहाँ पर बात कर रही थी, ठीक है। तो उन चीज़ों पर हम चर्चा करी और काफ़ी डिटेल में ये चर्चा करी थी। तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर 5 नंबर में लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह से 50 शब्दों में अपनी बात को पूरे तरीके से कह सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई आकस्मिकता का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले ये बताता है बाहरी आक्रमण या इंडो यूरोपियन जनजातियों के द्वारा आक्रमण हुए, जिनमें मुख्यतः हम आर्यों के बारे में बात करते हैं, और फिर इनसे जुड़ी हुई 2 बातों को आप बता सकते हैं यहाँ पर। चाहे तो आप ग्राफ बना के बता सकते हैं, या फिर चाहे तो आप सिंपल पैराग्राफ मेथड में भी आप अपनी बात कह सकते हैं, या पॉइंट्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो 4-5 फॉर्मेट आपके पास तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं ही, है ना, कि भाई 5 नंबर में हम कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक। इसके ऊपर अलग से वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट पूरा क्लियर बता दूंगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उसमें मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि भाई इस तरीके से आप 5 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, इतने फॉर्मेट के अंदर बना सकते हैं। पर डिपेंड इस पर करता है कि आपसे एक टिप्पणी पूछी हुई है, टिप्पणी पूछी है तो आप पैराग्राफ मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम पे 2-2, 3-3 लाइन के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपनी बात को कह सकते हैं, जो बड़े आराम से एग्जामिनर को समझ में आ रही होगी, वो चीज़ें अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होंगी, ठीक। कारणों के बारे में अगर बात हमसे करी जा रही है, विशेषताएं हमसे पूछी जा रही है, जैसे हमसे पूछ लिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा करें या स्वर प्रकाश डालें, तो फिर आप 6-7 पॉइंट्स में उन चीज़ों को लिख सकते हैं। आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं, 6-6 शब्दों या 7-7 शब्दों का एक पॉइंट बना लें, और उस पॉइंट में आप, है ना, मैक्सिमम आप ये कोशिश करें कि जो कीवर्ड्स हैं वो सारे हम कवर कर लें, और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी वाले पॉइंट हमें नहीं जोड़ने कि भाई ऐसा होता था तो ये हुआ, इस तरीके की चीज़ें हमें कम से कम रखनी है, ठीक, जिसमें लैंग्वेज पढ़ने में ठीक ठाक लगे और चीज़ें समझ में भी आ रही हों, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। और अगर है तो आप बता सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको फिर बाकायदा लिख के बता दिया जाएगा, ठीक है। पर मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपने लेक्चर सारे ईमानदारी के साथ देखे हैं फुल टाइम, ठीक है, या जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको अगर आपने एक बार ठीक तरीके से देखा है पूरे लेक्चर को, तो इतना तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि भाई इसको 5 नंबर के फॉर्मेट में बहुत बेहतर तरीके से आप लिख पाएँ, और लिख के ज़रूर देखें, ठीक। 2019 की हम बात करते हैं तो 19 में ही आपका रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था 300 शब्दों में, जो 15 मार्क का एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है, कि आर्थिक स्थिति इनकी किस तरीके की थी।
अब आप देखो कि भाई आर्थिक स्थिति में आप आर्थिक जीवन को भी लिख सकते हो, जीवन से जुड़े हुए पॉइंट्स बता सकते हो कि भाई व्यापार ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है ना। और जितने भी मैंने 4-5 पॉइंट इसके अंदर आपको डिस्कस कराए हैं वो सारे के सारे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था को भी बता सकते हो कि इनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी या कैसी थी, या व्यापार कैसा था, या हमें इसके कुछ प्रमाण मिले हैं तो उनको आप मेंशन कर सकते हो। तो आर्थिक स्थिति तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर एक ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 500 शब्दों में, ठीक है। इतना हम मटेरियल जनरेट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतनी चीज़ें आपको दी हैं, पर जितना मैंने दिया है वो सफिशिएंट है। उसके आधार पर आप 300 शब्दों में, 500 शब्दों में एक निबंध भी लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अब आर्थिक स्थिति इस बार उन्होंने पूछा है, अगली बार हो सकता है कि सामाजिक स्थिति आपसे 11 नंबर में पूछ लें, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो यही तो संभावित क्वेश्चन है। संभावित क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसी निष्कर्ष को या इसके ही कंक्लूजन को हम लेकर संभावित क्वेश्चन बनाएंगे। अब जैसे भाई यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 3 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार आपसे 3 नंबर में पूछा गया। तो क्या हम इस सभ्यता में और ऐसी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जिनके बारे में हम 3 नंबर में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, तो हम वही उन्हीं को तो हम संभावित क्वेश्चन कहेंगे। कि जैसे कोई मूर्ति मिली है, अगर उसके बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति अगर आपसे आ गई, तो आप बता सकते हो कि भाई शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, ठीक है, और आज से लगभग इतने हजार वर्ष पहले इस तरह की कारीगरी है, इस तरह की चीज़ें करना अपने आप में एक अद्भुत सी बात है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ना आराम से, इसके ऊपर चीज़ें बता सकते हैं, है ना। जो मेजर पॉइंट्स हैं आप उनको पकड़ने की कोशिश करें, उन चीज़ों को एग्जाम उसमें आप डालें 3 नंबर में कि भाई हाँ, उससे हमें अच्छा मार्किंग मिल जाए या चीज़ें मिल जाए। अब जैसे मान के चलो आपके पास कांस्य की मूर्ति आ जाती, तो आप बता दो कि भाई ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये एक शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, ठीक है, और ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है, और उसकी कोई एक विशेषता आप बता दो, तो 3-4 पॉइंट बन जाएंगे छोटे छोटे, है ना। तो यही तो 3 नंबर है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो जब आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ में आ रही होंगी, और चीज़ों के ऊपर बेहतर आपका जो कनेक्शन है वो बन रहा होगा, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं संभावित क्वेश्चन की, ठीक है, कि भाई 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरा प्रयास ये है कि भाई संभावित क्वेश्चन मैंने निकाले हैं कुछ, ठीक है, इनमें हो सकता है कोई कमी हो, ठीक है, या क्वेश्चन ज़्यादा हो, या कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये मैं मान रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पर केवल प्रैक्टिस, ये संभावित क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए है कि भाई इन पर क्या आप लिख सकते हो, कि अचानक से अगर आपको कोई इनमें से नाम निकल कर 3 नंबर में आ जाता है तो क्या आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही संभावित क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर होता है, ठीक। अब संभावित क्वेश्चन आप देख रहे हो कि भाई पहले वर्ल्ड हिस्ट्री आता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके 3 नंबर, 2-3 क्वेश्चन तो हर बार बनते ही थे, ठीक है। 5 मार्कर भी वहाँ से पूछा जाता था, 11 मार्कर भी पूछा जाता था। अब ये क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इतिहास से ही क्वेश्चन सब बनने हैं सारे के सारे, है ना। जो 15 क्वेश्चन है वो इतिहास से ही बनने हैं सारे, ठीक है, भारतीय इतिहास से बनने हैं या मध्य प्रदेश सेक्शन से बनने हैं। तो जब मध्य प्रदेश सेक्शन से या भारतीय इतिहास से बनने हैं, तो कुछ हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नाम पूछे जाते थे या चीज़ें पूछी जाती थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई दयाराम साहनी आपको 3 नंबर में लिखने के लिए आ गया, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? तो तैयार तो आप पहले भी थे और अभी भी हैं कि भाई हम दयाराम साहनी को बिल्कुल जानते हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया 1921 में, किस तरीके से खोज करी। तो इनके ऊपर तो आप 5 नंबर भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही तो हमें सिस्टम समझना है कि मेंस का सिस्टम है क्या, चलो जिससे हम चीज़ों से हम परेशान है या उनके लिए हम कंफ्यूज हैं कि भाई कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता। तो इन सब को छोड़कर हम बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करें, ठीक है। जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट हम कर लें। तो लिखना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है, आप अच्छी स्पीड से लिख लेते हो, तो लिखने में कोई परेशानी आनी चाहिए। हम तो सारा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, सारे 30 क्वेश्चन हम लिख सकते हैं उस समय के अंदर, अगर हम चीज़ों के ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। जब हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा ही है, सबको सारी चीज़ें हमने, अच्छा इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट आप बताएं भाई जो हमने जो ना पढ़ा हो। तो लगभग सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो आप सबके 3 मार्कर बना सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ तक है कि भाई आप इस पर 5 मार्कर भी लिख लो, है ना। अगर गलती से कोई क्वेश्चन में से 5 नंबर में फॉर्मेट हो जाता है या बन जाता है, तो आप तो ये भी लिख सकते हो ना, ठीक। अब 11 में आप ना बनाए, 11 में नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा हमें नहीं ले जाना, ठीक है। 50 शब्दों में आप बना सकते हो अगर कोई चीज़ आपको आ जाती है। अब जैसे भाई इतिहास ही 50 शब्दों में आ गया, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे टिप्पणी पूछ ली है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है उसके बारे में आपसे पूछ लिया है, या कोई स्थल है उसके बारे में 5 नंबर में, जैसे हड़प्पा ही आपसे पूछ लिया, मोहनजोदड़ो 5 नंबर में पूछ लिया, तो हम तो उसके लिए 11 नंबर के लिए प्रिपेयर हैं भाई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, कालीबंगा, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं डायग्राम के साथ, तो आसानी से लिख सकते हैं आप। तो यही चर्चा हम आज करने वाले हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करके देखें तो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो काम करेगा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। और आगे हमारा यही प्रयास होने वाला है कि हम जो भी चीज़ें आगे पढ़ें इतिहास में, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे,
ठीक है, या जिन टॉपिक्स पर आप डिमांड करेंगे कि भाई इनके ऊपर वीडियो बनाया जाए, सेपरेट वीडियो, तो हम जिन भी टॉपिक्स के ऊपर ये चीज़ें करने वाले हैं तो उनका हम दोनों ही आस्पेक्ट से उनको हम देख रहे होंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या सिस्टम हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। और हम अगर संभावित की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो है, ठीक है, या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी बन रही हैं, ठीक है ना। जैसे मैथ्स में आपने पॉसिबिलिटी चैप्टर पढ़ा है, तो इस टॉपिक से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, है ना, मिनिमम, ठीक। तो दोनों को लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चीज़ों पर डिस्कशन हम करते हैं। भाई इतिहास, इतिहास आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ ना, ठीक। कि क्रमबद्ध घटनाओं को अगर जब आप स्टडी करते हो, या इतिहास की प्राचीन घटनाओं को या अतीत को जब आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हो, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनसीईआरटी इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करी है ना। तो उसको तो आप बड़े आसानी से लिख ही सकते हो, इतिहास क्या है, एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आप दे दो कि भाई इस समय से इस समय का इतिहास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इतिहास को जब लिखा गया तो एक समय या एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को आप बता सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चाहे ना अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आपको लिखने के लिए आता तो आप उसको बेहतर तरीके समझा सकते हो कि भाई एडी क्या है, ठीक है, ठीक है। बीसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, ठीक है ना। इसमें एक मार्कअप बनाया गया कि भाई हम चीज़ों को अगर लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कि कोई घटना बहुत पहले अगर हुई है तो उसको हम कैसे डेट देंगे कि भाई ये चीज़ इतने ईस्वी पूर्व हुई है या इतने बाद हुई है, तो है ना। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रहे होंगे जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, ठीक है, कि बीसी क्या होता है या एडी क्या होता है। इसमें 3-4 टर्मिनोलॉजी आती हैं, तो उनको हम काफ़ी डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे। अभी तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि भाई जो बीसी है और ईडी है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इतिहास में एक मार्कअप सेट किया गया है जिसको हम बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो जन्म शताब्दी है, या उसको हम ज़ीरो में काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले या पूर्व में हुई घटनाओं को हम बीसी कहते हैं या ईस्वी पूर्व कहते हैं, और इसके बाद में हुई घटनाओं को हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, ठीक है, या आफ्टर डोमिनो इसको कहा जाता है, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ जीसस से इसको कनेक्ट किया जाता है ना। तो फिर आप देखें कि भाई जैसे इतिहास में गीज़ा के पिरामिड बनाए गए हैं ना, तो 2500 के आसपास आप देखते हो कि 2500 बीसी में इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो आप फिर क्या कह रहे हैं कि भाई इनके जो जन्म शताब्दी वर्ष है, या जो जिनका जन्म है उसके इतने साल या इतने वर्ष पूर्व ये बनाए गए होंगे, या उसके इतने समय पहले ये बनाए गए होंगे। तो इस तरीके से आप बताते हो। दूसरी चीज़ आप ये भी देखते हो कि भाई जो बीसी है, ठीक है, उसमें समय जो है वो आपका उल्टा चल रहा होता है। मतलब पहले क्या होता है, एक बड़ा नंबर आता है, पहले 2500 आएगा, फिर 2400 आएगा, फिर 2300 आएगा। इस तरीके से जीरो के पास आप जाओगे ना। जैसे मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा कि भाई ये जीरो है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो आप उल्टा ही चल रहे हो ना। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो वैसे ही आपका ईडी में होता है कि भाई पहले आप देख रहे हो तो क्या जाएगा, मान के चलो 1800 आ गया, ठीक है, फिर 1900 आ गया, ठीक है, फिर ये अभी 2020 आपका या 2021 चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, एक सीक्वेंस से जाते हो, तो ये एडी रहता है मतलब आफ्टर डोमिनो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई इतिहास में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है उस जन्म के बाद की घटनाओं को यहाँ रखा जाता है, या उसको हम एडी कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि भाई इसमें क्या कहानी है, कैसे इसको किया गया, या जिन लोगों ने इस सिस्टम को नहीं माना तो उसमें उनने फिर क्या यूज़ किया था, बीसी यूज़ किया था, है ना, जिसको क्या बोलते हो आप, कॉमन इरा, ठीक है। तो ये क्या है मामला इसका, तो हम इसको फिर अलग से ही पढ़ेंगे, है ना। फिर अभी हम टॉपिक से फिर भटक रहे होंगे, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर हम टॉपिक से ना भटकें, ठीक है। हम यहाँ पर संभावित क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर ही अपना डिस्कशन या उस पर ही हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है कि भाई संभावित क्वेश्चन को हम काफ़ी डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पर हम कभी अलग से बात कर रहे होंगे, ठीक है, जिसको मैं आपको और डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन आगे करूँगा, ठीक। अभी इसके लिए ये समय या ये लेक्चर सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इतिहास आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हेरोडोटस के बारे में आप लिख सकते हैं कि भाई इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इनकी किताब के बारे में आप बता सकते हैं, इनका जो पेलोपोनेशियन युद्ध है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये टॉपिक पर इनने अपने विचार रखे थे, इसके बारे में इनने बताया था, इस युद्ध को अपना इतिहास का विषय इनने बनाया था, ठीक है, ठीक है। ये पहले इतिहासकार हैं या एक विद्वान थे या एक दार्शनिक थे, तो आप इनके बारे में सारी ही चीज़ें सब कुछ यहाँ पर क्लियरली बता पा रहे होंगे। हिस्टोरिका के बारे में आप बता सकते हैं, अगर 3 नंबर में आता है। प्राक इतिहास मान के चलो 3 नंबर में आता है, तो आप बता सकते हो कि इतिहास का एक ऐसा समय है, ठीक है, और इस समय के एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि पाषाण काल इसका एक एग्जैक्ट उदाहरण है, ठीक है। ये क्लियर आप बता पाते हो, ठीक। आद्य इतिहास को आप बता पाते हो। ये देखो क्यों संभावित मुझे लग रहा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ा रहे हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी है, जैसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो हो सकता है कि 3 नंबर में बना दिया जाए।
तो मैं यही तो कहना आपसे चाह रहा हूँ कि संभावित क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन है, क्या आप उनके लिए तैयार हैं? आप इनको लिख सकते हैं कि टॉपिक पढ़ने के बाद क्या हम इन संभावित क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगर आप इन पे आंसर दे सकते हैं, आप खुद से एक क्वेश्चन करें या ये पूछें कि क्या हमने टॉपिक, सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं, लगभग 8 वीडियो हम देखने के बाद क्या हम 9वीं वीडियो में तैयार हैं इन पर 4-4 5-5 लाइन हम लिख सकें, या इन पर हम इतना लिख सकें कि हमें 3 नंबर आसानी से मिल जाएँ। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि या तो हमने वीडियो ठीक से नहीं देखा है, या हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ भी मुझे बता सकते हैं कि भाई कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको फिर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। पर मेरा ये प्रयास है, या मेरा ये मानना है कि अगर आपने ठीक ठाक तरीके से वीडियो देखा है, ईमानदारी के साथ और चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, ठीक है, नोट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, या जो बुक्स आपके पास है, जो कंटेंट आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो उसकी हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या जो भी कंटेंट आपके पास रिसेंटली में अवेलेबल है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या आप 3 नंबर्स के लिए प्रिपेयर हैं, या आप इन पे आंसर बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि एग्जाम में हम जाके फंस जाएंगे, है ना। जब हम यहाँ आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो इतनी चीज़ों के ऊपर जब आंसर लिख लेंगे ना आप, या इनके ऊपर जब आंसर बना लेंगे, तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा अंदर से कि भैया अब तो हम इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बना सकते हैं। ठीक, यही तो हमें सीखना है मेंस में। यही तो एक स्पेशल चीज़ है कि आप के अंदर आंसर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपको काम करना ही चाहिए। ठीक है, आप अगर मान के चलो आपको सब कुछ आता है और आप इनके ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं रिसेंट में, या नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, अब ऑफलाइन क्लास में तो है भाई कि ठीक है चलो मैंने आपसे पूछा है तो आप इस पे बोल के बताएं, ठीक है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर हम लाइव क्लास में इसको पॉसिबल कर सकते हैं कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बनावली के ऊपर 1 मिनट बोलना है, तो आप क्या बोल के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, या ये प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं या उन चीज़ों को एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, जब आप बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर लिखना तो दूर की बात है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहीं जाना है, इतने ही दूर जाना है, हमें इसको लिखना है। ठीक है, और समय के अंदर लिखना है कि 1 मिनट के अंदर हमें इस पर लिखकर मामला ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर 80 मिनट 90 मिनट आपके पास है और उस 90 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करना है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हर क्वेश्चन के अंदर एक टाइम सेट होगा कि हमें इतनी देर में इसको करना है। नहीं कर पाए तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। तो इस पर भी डिस्कशन होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए। ठीक है, जनरली ये बताया जाता है कि 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो 15 मिनट 20 मिनट में हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तभी फिर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 2-2.5 मिनट या 3 मिनट के अंदर लिख पा रहे होंगे। ठीक है, और जो 11 मार्कर है उसके लिए आप 8-10 मिनट का समय ले रहे होंगे। तो इस तरीके से समय का मैनेजमेंट भी हम देखने वाले हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो आदि इतिहास आप लिख पा रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम तो आप बता ही देंगे, हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में आप बता ही देंगे, हमने इसको कई बार चर्चा किया हुआ है। 4 प्रकार के लोग यहाँ पर आपके पाए जाते थे, उनमें हम देखें अगर, ठीक है, तो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ीयन जो लोग हैं उनको ही सभ्यता का निर्माता माना जाता था। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ना लिख पाएंगे, सब कुछ लिख लेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी, स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से इनने पुरातत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए थे, या इसके ऊपर इनने क्या कहा था। चार्ल्स मिशन को आप बता सकते हैं कि जो सबसे पहला हड़प्पाई टीला जो दिखा था वो चार्ल्स मिशन को दिखा था, और कब किस टाइम पीरियड में दिखा था, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल से तो आप बिल्कुल परिचित हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दयाराम साहनी को आप बिल्कुल जानते हैं, 1921 से इनको कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मांडा आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि भाई ये आपका क्या होता है, सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, नदी का नाम आपको पता है, सारी चीज़ें पता हैं, तो ये बन जाएगा। सुतकांगी डोर आप बता सकते हो, ठीक है ना, दासक नदी बलूचिस्तान। ठीक है, दाइमाबाद आप बता सकते हो कि दाइमाबाद कहाँ पर है। ठीक है, ये बिल्कुल आप बता सकते हो, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी। ठीक है, आलमगीरपुर आप बता सकते हो, यूपी मेरठ में, हिंडन नदी। ठीक है, और बाकी इनकी लोकेशन के साथ भी लिख सकते हो, डायग्राम बना के भी लिख सकते हो, और ज़्यादा पॉइंट्स भी इनके ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि हमने फिर 3 नंबर के हिसाब से या 4 नंबर, या फिर इसको हमने डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। भाई आप देखो कि जितने स्थल या साइट्स पढ़े हैं उनमें हमने इसको दोबारा फिर पढ़ा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा को भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसको तो हम 11 नंबर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो को भी आप 11 नंबर या 11 मार्क्स में लिख सकते हो, उतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। सिंधु सभ्यता का आकार बिल्कुल आपको पता है, त्रिभुजाकार या चतुष्फलकीय आकार इसका होता है। ठीक है, दोनों ही सेब आप लिख सकते हो कि भाई इस तरीके से ये कुछ दिखता है, ऐसा कुछ है ना। तो 4 पॉइंट अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे तो चतुष्फलकीय भी कई जगह लिखा होता है कि इसको चतुष्फलकीय की आकार कहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें त्रिभुजाकार ज़्यादा एग्जैक्ट आपका आंसर, तो आप इसको लिख सकते हो। एरिया आप बता सकते हो कि भाई ठीक है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया पहले था, अब अगर हम देखें तो 20 लाख इसका एरिया हो जाता है, तो ये भी बता सकते हो। ठीक है, सभ्यता का विस्तार आप पढ़ ही चुके हो भाई कि कहाँ कहाँ सभ्यता फैली हुई थी, किस तरीके से थी, है ना। 2 हमें अफगानिस्तान में भी मिले हैं पॉइंट, है ना। और साथ ही साथ आप बता सकते हो कि भाई 475 या 475 जो हमें पाकिस्तान में मिले हैं। ठीक है, और 925 हम देख सकते हैं तो हमें कहाँ मिले हुए हैं, तो भारत के अंदर मिले हुए हैं। ठीक, लोथल के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, लोथल आप बता सकते हो, धौलावीरा बता सकते हो, उनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो अपवाद हैं उनको लिख सकते हो। कालीबंगा आपको बता किस तरीके से इसको सर्च किया गया कालीबंगा को, और इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या हमें मिला हुआ है। ठीक है, बनवाली या बनवाली आप बता सकते हो, चौंदड़ो है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, रोपड़ है, कुनाल है, नौसेरा है, अली मुराद है, दैमाबाद या दाइमाबाद है, राखीगढ़ी है, कोटदीजी है।
तो ये सब तो हमने पढ़े हुए हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मुझे नहीं लग रही कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो आप ना बता पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर आता है, मैं इसको देख रहा था, तो एक टर्म आता है सिटाडेल, है ना। तो इसमें आप, हमने इसको पढ़ा है पर मैंने ये नाम शायद यूज़ ना किया हो वीडियो में, ये आपको बताया ना हो ना। सबसे पहले तो हमने इसको ही पढ़ा था, ये जो टीला था, ठीक है, जिसको पश्चिमी टीला हम कह रहे थे, और जिसमें प्रशासक वर्ग या एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ग है वो रह रहा था। तो आप बताओगे कि सिटाडेल जो होता है वो ऊंचा उठा भाग होता है। एक पॉइंट आप लिखो कि भाई ऊंचे उठे भाग को हम सिटाडेल कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर शासक वर्ग, शक्तिशाली लोग, ठीक है, रह रहे हों, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एरिस्टोक्रेट्स, है ना। एक वर्ड इसमें सबसे अच्छा मुझे याद आ रहा है, आप उसको यूज़ करें, ठीक है, ARISTOCRATS, ऐसा कुछ होगा, एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो शासक वर्ग हम इनको कह सकते हैं हिंदी में, या आप कह सकते हो कि शक्तिशाली लोग इसके अंदर रह रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि भाई जो पश्चिमी भाग है उसमें दुर्ग या गढ़ी के या सुरक्षा प्राचीर जिसको हम कह सकते हैं, रैम्पार्ट्स, उसके हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसी को सिटाडेल कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप इसको, ठीक है, CITADEL, सिटाडेल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये 3 नंबर में आपको आ सकता है, और अचानक से अगर ये 3 नंबर में आता है तो हो सकता है कि हम अपना हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाए कि भाई ये क्या होता, हमें नहीं देखा। तो इस तरीके से भी चीज़ें आपको नेट पर या गूगल पर आपको सर्च करके रखनी है कुछ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, कि भाई यहाँ से और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। या कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते टाइम स्लाइड्स तो बना लेते हैं पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं बताते टाइम, ठीक है, या जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें छूट जाती है, दिमाग में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप उन पर डिस्कशन कर सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं जिससे उनको बताया जाए, ठीक। तो नगर योजना में जो उठा हुआ भाग हमें मिलता है, या ऊपर उठा हुआ जो भाग मिलता है, उसको आप ही क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं, ठीक, ऊंचे उठे भाग को, है ना, जिसमें शासक वर्ग या शक्तिशाली लोग रह रहे हैं, जिसको हम एस्ट्रोक्रेट्स भी हम कह सकते हैं। जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो उनको ही हम उस सिस्टम को ही हम क्या कहेंगे, सिटाडेल यहाँ पर कहेंगे। तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, कि आपसे बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, देखा है कि भाई जैसे आप विश्व इतिहास पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जब आप पुनर्जागरण पढ़ रहे थे, तो पुनर्जागरण में बहुत सारे लोगों के राइटर्स हैं, कवि हैं, ठीक है, या जो मोटिवेटर हैं, या जो भी लोग हैं, तो उनके नाम आपसे पूछे जा रहे थे, ठीक है, 3 नंबर के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि नाम पूछे जा रहे थे, ठीक है ना। तो जब वहाँ से नाम पूछे जा रहे थे, तो मैंने ये एक एक्सपेक्टेशन या एक संभावना ये हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक में भी आपसे कुछ नाम पूछे जाएँ, ठीक है। जैसे आपसे 3 नंबर में राखलदास बनर्जी पूछ लिया, तो अब आपको ये नहीं करना कि भाई इनके घर की स्थिति बता रहा हो कि भाई राखलदास बनर्जी के घर का नाम ये था, है ना, और ये घर में इस तरीके से रहते थे। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ऐसा कुछ होगा। राखलदास बनर्जी किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक, इनने किस चीज़ की खोज करी है, कब करी है, 1921 में करी है, या 22 में करी है, या 31 में करी है, और इन्हें किस चीज़ की रिसर्च करी है, या किस चीज़ की खुदाई के दौरान इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, तो उसको आप बताएं, है ना। वो पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। एग्जामिनर के पूछने की मंशा ये नहीं है कि आप राखलदास बनर्जी को पर्सनली जानते हैं क्या, तो नहीं, ये मंशा नहीं है, ठीक है। मंशा ये है कि आप इनको जानते हैं क्या, ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप बताओ बिल्कुल कि भाई ये एक इतिहासकार हैं या एक रिसर्चर हैं, इन्होंने इस डेट को ये खोजा है, ठीक। चाहे हम गोपाल दास मंजुमदार की बात करें, अमलानंद घोष की बात करें, रंगनाथ राव की बात करें, तो ये 4, 5, 6 नाम जो है ना, तो इनको आप थोड़ा सा देख के चलें कि भाई हो सकता है 3 नंबर में आपको सब कुछ आप पढ़ रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, आपको सब कुछ आता था, सिंधु घाटी सभ्यता में बस यही नहीं आता था, ठीक है। तो भैया अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि हमें हर चीज़ में यहाँ पर पारंगत होना है, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट ना छूट जाए, कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए कि भाई हमने सिंधु घाटी सभ्यता को सब कुछ पढ़ा था, 99% चीज़ें पढ़ी थी, बस 1% छोड़ दिया और वहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया। अक्सर ये चीज़ एग्जाम में देखी जाती है, जब बाहर निकलने के बाद, एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद लोग अक्सर इस बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक है, बैठ के, कि हमने जो नहीं पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आ गया, बाकी तो हम सब पढ़ कर गए थे, है ना। ये बहुत फेमस डायलॉग है या बहुत फेमस चीज़ है ना, जो मैंने अपने टाइम में भी देखी थी और आप भी अपने टाइम में इसको फेस कर रहे होंगे, है ना। इस तरह की बात किसी भी एग्ज़ाम की आप बात करो, चाहे आप कॉलेज के एग्ज़ाम की बात करो, है ना, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, अक्सर ये लोग बात करते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमने जो नहीं पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आ गया, और जो हमने पढ़ा था वो एग्जामिनर ने हमसे नहीं पूछा, है ना। तो एग्जामिनर की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी ऐसी नहीं है कि भाई वो एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर है ना, उसकी आपसे कोई पर्सनल ऐसी दुश्मनी है कि आपने जो पढ़ा था वो उनने पूछा नहीं और आपने जो नहीं पढ़ा वो। ये एक टेंडेंसी है या एक हमारी ये विचारधारा है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि ये हमारी विचारधारा है, हमें ऐसा लगता है ना, पर एक्चुअल में रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है ना। तो इसको थोड़ा
ध्यान रखें आप कि कोई जब टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस पर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर आपको चलना है कि भाई चीज़ें जो हैं, ठीक है, उनको हम कितने डायमेंशंस में सोच सकते हैं या कितने डायमेंशंस में हम उनको बना सकते हैं, तो इस बात पर आपको काम करना है, ठीक। और यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे 3 मार्कर को ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। एक ही वीडियो के अंदर हमें इन चीज़ों पर डिस्कशन करना है, जितने भी संभावित क्वेश्चन है। अब अगर आप सोचो कि मैं एक वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को आपको लिख कर बताऊँगा तो कितना है ना भयानक समय यहाँ पर लगने वाला है कि मैं अगर सारे 3-3 मार्कर आपको यहाँ पर लिख के अभी दिखा दूँ, ठीक है, तो इसमें कितना समय लगेगा। तो ये वाला काम हम अलग से ही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो संभावनाएं हैं तो उन पर हम चर्चा अभी कर लेते हैं कि भाई क्या क्या संभावना यहाँ पर क्वेश्चंस की बन रही होंगी, एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अमलानंद घोष आप लिख सकते हो, ठीक है, रंगनाथ राव आप लिख सकते हो, अन्नागार के बारे में तो आप लिख ही सकते हो, विशाल स्नानागार को आप लिख सकते हो 3 नंबर में, ठीक है। पूछा भी गया था आपका 2015 में ये, ठीक है। पशुपतिनाथ की मोहर के बारे में अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि भाई किस तरीके से आपको एनिमल्स मिल रहे हैं, नीचे 2 हिरण हैं, बाघ हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको बता सकते हो। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, आप ये बता सकते हो कि भाई पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें चारों तरफ हमें कुछ 5 एनिमल देखने के लिए मिलते हैं और इनके नाम लिख के बढ़िया एक डायग्राम आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ डायग्राम की आवश्यकता, अब इसको पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप, है ना। तो एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना और बीच में लिख दो कि भैया ये क्या है, पशुपतिनाथ हैं और यहाँ पर हमें 4-5 चीज़ें जो एनिमल्स हैं वो सीक्वेंस से आपने याद किए हुए थे, तो आप इनको लिख सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर आपको परफेक्ट 3 नंबर मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला अगर आपने इस तरीके से काम कर दिया तो, ठीक। बूस्टोफेदन की हम अभी चर्चा कर ही चुके थे। लिपि में मैंने बताया था कि भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इसे बूस्टोफेदन कहा जाता है, ठीक। नर्तकी की मूर्ति है तो शिल्प कला का अनुपम या अनूठा उदाहरण है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कांस्य की मूर्ति मिली है या जो आपको यहाँ पर मूर्ति मिली है, ठीक है, उसमें जो कलाकारी की गई है वो काफ़ी उत्कृष्ट हम कह सकते हैं कि कलाकारी या शिल्पकारी करी गई है धातु के अंदर, ठीक है। ये आप तो अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, थोड़ा सा इसको भी देख के चले जाएं आप, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या मेरा एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को भी बताया हुआ है। देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनक का नाम, है ना, और वर्तमान जो जनक मैके के बारे में हम बात करें, ठीक है, या संघोल के बारे में बात करें, या भगवान पूरा है, या मीताफल है, तो ये सारे स्थल ही हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स में मिल रहे होंगे, ठीक। तो इनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लें। हो सकता है कि भाई अब सारी चीज़ें पढ़ लें और कुछ अजीब सा क्वेश्चन, क्योंकि देखो 3 नंबर में बड़ी ही अजीब सी चीज़ें कई बार आ जाती हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, बट कई बार बहुत डीप पूछ लेते हैं कि हम भाई सोच भी नहीं पाते कि यार ऐसा कुछ आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है कि भाई 3 नंबर हम देख लेते हैं कि जो 15 जो क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन बड़े परेशान कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता है मटेरियल, तो ठीक है, इतना चल जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं हर बार, है ना। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि पूरा इतिहास हम खगाड़ डालें या कोई हम चीज़ छोड़ें ही ना, सब पढ़ लें। तो देखो जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, है ना, वहीं तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। पर कोशिश ये करनी है कि हमारी पहुंच इतनी ज़्यादा हो कि भाई हम लगभग चीज़ों को कवर कर पाएँ, है ना, 100% चीज़ों को कवर कर पाएँ। बट आपको भी पता है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो 65% या 60% आप स्कोर कर रहे हैं तो आप टॉपर की रैंक में आ जाते हैं ना, ठीक। IAS में यही होता है कि 60%, 55%, है ना। तो इसके आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, सारा ओवरऑल जो है सारे पेपर को मिला के, तो ठीक ठाक स्कोर होता है और यहाँ से सिलेक्शन आपको मिल रहा होता है 60% से, ना, ठीक। तो 100% के ऊपर काम नहीं करना कि आपको पूरा 100% के चक्कर में आपको एक सब देखो, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है कि भले इतिहास अकेला होता तो मैं तो बोल देता कि भाई इस पर आप रिसर्च कर लो, ठीक है, 100%, है ना, सब कुछ कर लो, ठीक। तो है ना, हमें अपनी लिमिट्स में ही रहकर काम को करना है, ठीक। तो मैं ये आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। जो 3 मार्कर पे हमने बात करी है, जो डिस्कशन किया है, उसमें लगभग जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। अब देखो ये संभावित है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ये जाएगा, ठीक है, या ये आया ही हुआ है। संभावित का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब गलत आप ना निकालें। संभावित का मतलब ये है कि भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं कि अगर आपके सामने इस तरीके की कोई अचानक से सवाल आ जाते हैं तो क्या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर आप इतना प्रिपेयर हो कि आप इनको लिख पाओ, है ना। संभावित का मतलब ये है, ठीक। चल आगे हम यहाँ पर अगर बात करना चाहें तो हम 5 नंबर या 50 शब्दों के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक, जिसमें आपको पता है कि भाई 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो 50 शब्दों में लिखा जा रहा होगा, ठीक। अब जनरल सी हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपसे कोई विशेषताएं पूछी गई हैं तो भाई आप उसको, ऐसा तो नहीं है कि पैराग्राफ में लिखाओगे, है ना, या आप बड़े बड़े 2 पैरा में लिख कर आ जाओगे कि भैया हो गई विशेषताएं, है ना। तो ऐसा तो नहीं करोगे ना,
क्या करोगे आप? तो आप खुद समझो इस चीज़ को। जब विशेषताएं पूछेंगे तो भाई आप एक लाइन में बताओगे कि इसके बारे में आप जैसे बता दो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पूछेंगे तो आप एक लाइन में बता दो कि भाई ये एक अनोखी सभ्यता थी, वैसा है कि सिविलाइज्ड एक सभ्यता थी, है ना, जो दुनिया की समकालीन सभ्यताओं में सबसे आगे थी, ठीक। और फिर आप उसमें क्या करो भाई, अपने हिसाब से आप पॉइंट बना लो। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जानते हो, ठीक है, तो आप उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे हमने 5 पॉइंट बना लिए भाई, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिखा, उसमें एक लाइन डाल दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा आपने यहाँ पर कि भाई इसका नगर नियोजन ऐसा था, तो आपने उसमें 1 या 2 लाइन लिख दी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने डाला कि भाई यहाँ पर लोग जो थे उनके धर्म ऐसा था, तो आपने ये एक पॉइंट बना दिया। फिर आपने लिखा कि भाई लोग यहाँ पर सामाजिक उनके जीवन ऐसा था, ठीक है, ठीक है। फिर आपने लिखा कि भाई यहाँ पर जो नगर नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से की गई थी। इनकी शिल्प कला काफ़ी उत्तम थी, ठीक है। इनको लिपियों का या बाकी चीज़ों का भी ज्ञान था। इनका पशुपालन बहुत अच्छा था, ठीक है। या यहाँ पर ये, ठीक है, प्रकृति प्रेमी थे। तो आप देखो कितने सारे हज़ारों पॉइंट यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो। 20 पॉइंट बना सकते हो, 10 पॉइंट बना सकते हो। तो जब पॉइंट्स आप बना रहे हो तो पॉइंट्स में क्या ध्यान रखो कि हर पॉइंट में आप 4-5 शब्द डालो, है ना, या 6 शब्द डालो, ठीक है। जब आप 6 शब्द डालोगे तो आप देखो आपको 50-60 शब्द करने हैं या 50 शब्द आपको करने हैं, तो आप सोचो कि आप 8 पॉइंट लिख सकते हो, है ना। 6-8 48, मतलब क्या हो जाएगा आपका भाई 48, मतलब 50 शब्द के आसपास पहुंच गए आप। तो जब 8 पॉइंट आपने लिखे और हर एक पॉइंट में आपने 6 शब्द 5 शब्द आपने मिनिमम रखे हुए हैं। देखो हमें ये अरेंजमेंट अब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाई हमारे पास लिमिट है। लिमिट के कारण ही हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है। कैलकुलेशन, मैथ्स का कैलकुलेशन यहाँ लगाना पड़ेगा कि कितने शब्द रखे जाएँ, कितने पॉइंट रखे जाएँ। तो ये पहले से रेडी होना चाहिए, ये, है ना। ये ड्राफ्ट में पहले से करके, अभी एग्जाम में नहीं सोचना। हमें एग्जाम में हमें गुड़ा भाग नहीं करना कि यार कितने 8 डालें पॉइंट या 5 पॉइंट यहाँ रखें, या इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 56 आ रहा है, 56 शब्द तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये काम आपको घर में ही कर लेना, जितना एग्जाम के पहले है उतना सारा आप कर लो इसमें, ठीक है। तो एक फॉर्मेट तो ये हो गया। तो अब देखो विशेषताएं पूछी हैं तो आप पॉइंट में ही लिखोगे ना भाई, इसको पैराग्राफ में तो नहीं लिखोगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट आपके पास है, बस आप उसको सोचो कि हम कैसे लिखें, ठीक। अपने आप फॉर्मेट बन जाएगी। कोई इंसान आपको नहीं बताएगा बैठ के कि भाई आप इसको ऐसे लिखो, ये करो, ठीक। और बता भी रहा तो ठीक है, बट आप खुद से आप ये काम करोगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस पर आप काम करें, ठीक है। और अगर कोई समस्या होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है ना। मैसेज करना है और आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। तो जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे या मेरे द्वारा जो भी चीज़ें होंगी तो उनमें आपको अलग से बता दिया जाएगा। ये कि हम Q&A सेशन रख लेंगे, है ना, कभी अगर लाइव क्लास होगी, ठीक है, या ऐप पे, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ मैं आपको लाइव क्लास के बारे में बता दूंगा। तो वहाँ से फिर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या Q&A सेशन के अंदर, ठीक है, ठीक। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट रख सकते हैं, तो उनका आपको तत्काल समाधान मेरे द्वारा मिल रहा होगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट होंगे तो वो आपको उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए, तो 50 शब्द या 5 नंबर की बात हम अगर करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 5 स्थलों के बारे में बताएं। आ सकता है भाई इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अभी तक नहीं आया पर संभावित है। इसमें क्या बुराई है कि 5 स्थल, अगर आपसे महत्वपूर्ण 5 स्थल पूछ रहा है 5 नंबर में, तो क्या आप नहीं बता सकते हो? क्योंकि मध्य प्रदेश वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश के पर्यटन के स्थलों के बारे में बताओ, या इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो इसको भी तो आप मान सकते हो। तो आप कोई भी 5 स्थल यहाँ पर कोई भी 5 नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाई प्रमुख 5 स्थलों के बारे में पूछा है तो आप सबसे पहला हड़प्पा लिखें, मोहनजोदड़ो लिखें, धौलावीरा लिखें, ठीक है, लोथल लिखें, ठीक। और एक आप कोई भी ले लें तो इनके बारे में आप बढ़िया 2-2 लाइन में यहाँ पर बता दें, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट वही होगा कि 50 शब्द क्रॉस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर की बात हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से अपना आंसर आप बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पुराना वाला पैटर्न है, या लोग जो कहते थे कि भाई हमने एक पेज यहाँ पर हमारा जो है मेंस का, ठीक है, तो सबसे पहले वो ये कहते थे कि भैया अब 2 नंबर में यहाँ पर क्या करो, एक आपका इंट्रो लिखो, ठीक। फिर कहते थे कि बीच वाली बॉडी में आपका जो मेन कंटेंट है उसको आप 70 से 80% चीज़ों को यहाँ पर लिखो, है ना, जो मेन कंटेंट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन का जो थीम है जो पूछी है। और लास्ट में एक यहाँ पर कंक्लूजन या निष्कर्ष दे दो। तो ये वाला पैटर्न आप सोचो कि क्या 5 नंबर में पॉसिबल है बनाना? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप 5 नंबर में ये वाला कार्यक्रम अब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शब्द सीमा अगर 70-80 शब्द होती तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, काम करते। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपके 10 शब्द वैसे ही यहाँ से चोरी हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, ठीक है ना, 10 शब्द आपके चले गए, ठीक है, कम हो गए ना। साथ ही साथ आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो 10 शब्द आपके और कम हो गए। अब बचे आपके 30 शब्द। तो 30 शब्दों के अंदर क्या आप 5 नंबर में अपनी बात कह पाओगे? तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कह पाओगे, ठीक है, संभव ही नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इंट्रोडक्शन को छोटा कर देते हैं, या इंट्रोडक्शन को 5
शब्दों में अगर हम कर दें और 5 शब्दों में निष्कर्ष को कर दें तो भाई 5 शब्दों में निष्कर्ष कैसे आप दोगे, है ना, ये एक समस्या वाली बात हो सकती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी मेन बात को आप 40-45 शब्दों में लिखकर 10 शब्दों का एक निष्कर्ष अगर आप दे सको एक लाइन में, तो ऐसा हो सकता है। आप उसको प्रेजेंट से जोड़ के बता दो या कोई करंट सिनेरियो है उससे जोड़ के बता दो, तो 50-55 शब्द में अपनी बात कह पा रहे होंगे। पर हर क्वेश्चन में भी ऐसा करना संभव नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, 55-60 शब्द हम हर बार कर रहे हो। तो एग्जामिनर हो सकता है कॉपी चेकर उस चीज़ को पकड़ ले कि भाई आपने यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है या एक्स्ट्रा किया है। तो बार बार जब आप वो काम करोगे तो नज़र में तो आ ही जाएगा, है ना। एक आध दो क्वेश्चन में चल जाता है कि भाई हमने शब्द सीमा को क्रॉस कर दिया है या 60 शब्द 65 शब्द लिखाए हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन में चल जाता है। बट हर क्वेश्चन में करना कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं होगा, या मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करो, ठीक है। बेहतर ये है कि आप ऐसी ही प्रैक्टिस या ऐसी तैयारी पहले से करो कि भाई हम 5-6-7 पॉइंट या 8 पॉइंट तक अपनी बातों को कह पा रहे हो। आप सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल आपसे पूछे हैं तो भाई अब 5 स्थल यहाँ पर ले लो, ठीक है, और उनके बारे में बता दो। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आपने हड़प्पा लिखा, तो हड़प्पा में 2 लाइन लिख दो, आप बता दो कि भाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया और यहाँ से 3-4 चीज़ें प्राप्त हुई, बात खत्म हो गई। दूसरा लिख लो मोहनजोदड़ो, ठीक है, बता दो कि भाई हमें 22 में प्राप्त होता है 1 साल के बाद, ठीक है, इनके द्वारा ये खोजा जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमें अन्नागार मिलता है, स्नानागार मिलता है, बात खत्म हो गई 2 लाइन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब जो 2 लाइन में जो बात खत्म करी है ना, तो उस बात खत्म करने में आप देखो कि भाई आपने 10-15 शब्दों का ही यूज़ करा हो, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट है ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई 15 शब्दों का भी उपयोग अगर किया होगा तो 5 आपका कितना हो जाता है भाई, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाँ 10 शब्द लगभग आपको करने पड़ेंगे, 10 से 12 शब्द के आसपास आप करोगे तो 50-55 शब्द में आप अपनी बात कह पा रहे होगे, ठीक है ना, क्योंकि 15 का करोगे तो फिर 5 का मल्टीप्लाई करने पर तो 75 बन जाएगा, हम क्रॉस कर जाएंगे, है ना, बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। 25 शब्द एक्स्ट्रा डाल दिए जाएँ, तो ऐसा नहीं करना। फिर आप ये करो कि भाई जैसे हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है तो इनमें 15-15 शब्द ले लो, बाकी बहुत छोटे हैं, जैसे आप लोथल को लिख रहे हो या रंगपुर को लिख रहे हो तो आप केवल डेट डाल दो कि भाई ये इस तारीख को खोजा गया था, इस ईयर को, खोजकर्ता का नाम डाल दो, बगल में स्लैश करके नीचे की लाइन में फिर आप लिख दो कि हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य लिख के लिख दो, या साक्ष्य एक बार लिख दो ऊपर, हर बार साक्ष्य मत लिखो कि हर बार हमें ये साक्ष्य मिल रहा है, एक बार लिख दो कि भाई ये साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, और फिर हर पॉइंट उसके मतलब एक फॉर्मेट में मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 1921, ठीक है, साथ में आपने लिखा यहाँ पर दयाराम साहनी, ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख दो आप कि भाई इसके नीचे हम साक्ष्य लिखना चाह रहे हैं, और आप 3-4 यहाँ पर चीज़ों के नाम लिख दो। अब एक फॉर्मेट आपका बन गया, आपने ये एक नाम सबसे ऊपर एक लाइन में लिख दिया। अब दूसरी बार जब आप लिख रहे हो ना तो आपने उसमें 1922 लिखा, राखलदास बनर्जी लिखा, और आप केवल चीज़ों के नाम लिख दो कि भाई हमें अन्नागार मिला है, ये सब मिला है, साक्ष्य आप बार बार मत लिखो, ठीक। तो ऐसा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक, ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक। और फिर इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे काफ़ी डिटेल में, तो फिर आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होगी ना। अभी क्या है कि हम हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा जो है उससे हम नहीं भटकते हैं, उद्देश्य हमारा ये है कि भाई हम क्वेश्चंस पर चर्चा कर लें, ठीक है। ये वाला जो काम है वो हम थोड़ा सा बाद में ही इसको अलग से सेपरेट तरीके से कर रहे होंगे, कि सेपरेट तरीके से इसको कर रहे होंगे तो फिर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। अभी हम इस पर डिटेल में चर्चा कर नहीं पाएंगे, और अगर हम करेंगे तो फिर हमारा लेक्चर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिस टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, या जो हमारा थीम है वो थीम क्या है कि भाई हम पुराने क्वेश्चंस को या संभावित क्वेश्चन को चर्चा हम कर रहे हो, तो इससे हम थोड़ा सा भटक रहे होंगे। तो इस बात का वैसे ध्यान रखें कि हम केवल इसी चीज़ के बारे में बात क्या यहाँ पर अभी करें जिसको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख स्थलों के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात कर चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता के विदेशी उद्भव का सिद्धांत है, मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया हुआ है कि देशी उद्भव का सिद्धांत क्या है, विदेशी उद्भव का सिद्धांत क्या है, ठीक है। विदेशी उद्भव में कौन कौन से जो विचारक हैं वो क्या क्या मत रखते हैं या किस तरीके की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। विदेशी उद्भव का सिद्धांत है, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि भाई क्या समानताएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जो सभ्यता ये बताते हैं कि सभ्यता से इसका उद्भव होता है, इसकी ये कॉलोनी है, ये उपनिवेश है, ठीक है, उसका खंडन भी दिया हुआ, तो आप तो इसको 11 नंबर में लिख सकते हैं बहुत आराम से ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देशी उद्भव का सिद्धांत भी मैंने बताया हुआ, तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के देशी उद्भव का सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा करें, तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो पर आपको एक टिप्पणी लिखने आ जाए अगर, तो ये भी हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं डायग्राम के साथ, है ना, ठीक है। तो 5 नंबर में आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन हम आगे बात करें तो विशाल स्नानागार या बृहद स्नानागार पर आप टिप्पणी लिख सकते हो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर या फीचर्स को आप, वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि इतने सारे फीचर्स हैं कि आप इस पर तो एक ऐसे लिख सकते हो 500 शब्दों में, है ना, तो ये तो छोटी सी बात है 50 शब्द में लिखना, ठीक है। पर यह काम थोड़ा सा टफ होता है 50 शब्दों में, है ना, क्योंकि भाई ज़्यादा शब्दों में लिखना तो कोई भी लिख देगा 500 शब्दों में, पर आप उसी को अगर कंप्रेस करके 50 शब्दों में बनाना चाहो तो ये टास्क होता है, इस पर आपको विशेष काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना।
सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन को पूछ सकते हैं क्या 5 नंबर में? बिल्कुल पूछ सकते हैं। टाउन प्लानिंग 5 नंबर में, वही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना। जो विशेषताएं हैं, जो एडवांस फीचर्स हैं, उनको उनके ऊपर काम करना है भाई। जैसे सड़कें हैं, ठीक है, या 5 पॉइंट ले लो आप, सड़कें ले लो, ठीक है, स्ट्रीट आपने ले ली, स्ट्रीट ले लिया, सड़क ले ली, ठीक है, नालियाँ आपने बता दी हैं, ठीक है, और जो उनका जो भी फीचर हमने डिस्कस करे हैं ना सारे के सारे, तो आप उन 4 5 6 पॉइंट्स को ले सकते हो कि भाई इनकी नालियाँ ऐसी थी, व्यवस्था इस तरीके की थी, ठीक है, और जो कमरे थे वो कैसे थे, मकान कैसे थे, बिल्डिंग कैसी थी, ठीक है, और बहुमंजिला इमारत है, ठीक है, 4 5 कमरे थे। तो लगभग सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्पेशल इनकी बता सकते हो, ठीक है। रोडों पर स्ट्रीट लाइट थी, डस्टबिन थे, साफ सफाई का वैसे ध्यान रखा गया था, समकालीन सभ्यताओं से कितना बेहतर था या अलग था, तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की वर्तमान प्रासंगिकता के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि भाई आप इसको कैसे करंट सिनेरियो से जोड़ सकते हो। जो स्मार्ट सिटी का है या बिल्डिंग प्लान है या नगर नियोजन है, उसको आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, उस जीवन को तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की विशेषताओं पर आप चर्चा कर सकते हो, इसको आप बता सकते हो। सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन जो है, वो आर्थिक जीवन किस तरीके का है, उस पर आप बात कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो, उस पर टिप्पणी आप लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की कला संस्कृति को आप समझा सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला, मूर्ति कला को आप समझा सकते हो, ठीक है। ये भी हमने कला संस्कृति के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के वाणिज्य और व्यापार को आप बता सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को आप बता सकते हो। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी हुई। तो 5 नंबर में ये छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो 5 नंबर में जो भी चीज़ें बन सकती हैं, अगर हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये 10 नंबर या 11 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 5 नंबर आप बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखो तो ये 50 नंबर का सवाल है एक पेपर के अंदर या एक सेक्शन के अंदर। एक पेपर में तो हालांकि 100 नंबर का सवाल है, तो 50 नंबर का ये सवाल है। तो इससे ही क्या होगा कि आप इस अप्रोच को भी लेकर चल रहे होंगे 11 नंबर वाले को। अगर 5 नंबर में जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, उन दोनों चीज़ों को अगर आप ऐड कर दो, है ना, 2 5 नंबर को अगर आप ऐड कर दो, जैसे मैंने कहा कि भाई आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन पर एक क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन को विशेष तरीके से या विशिष्ट तरीके से समझाएं या विस्तृत तरीके से समझाएं, तो आपका 11 नंबर बन गया। तो जब 5 नंबर के 2 क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन समझाएं, है ना। सिंपल सिंपल देखो, यहाँ पर क्या होगा, एक टॉपिक आपसे पूछ रहे होंगे, पर अगर आप 11 नंबर की बात करोगे तो हो सकता है कि 2 चीज़ों को ऐड करके, जैसे पहले बनते थे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को एक साथ पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन को आप समझाएं, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक। बट अब 11 नंबर का सवाल है, तो हो सकता है कि 2 चीज़ें 5 नंबर वाली आपसे एक साथ पूछ ली जाए, तो उसको फिर आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना है कि भाई दोनों चीज़ों के बारे में बताना है। ऐसा नहीं करना कि धार्मिक जीवन आर्थिक जीवन पूछा तो आपने धार्मिक ज़्यादा बता दिया, आर्थिक कम बता दिया, नहीं। तो दोनों को बराबर महत्व आप दें, दोनों को समान महत्व दें कि आपको 100 शब्दों में या 80 शब्दों में इस बात को कहना है, तो उस बात को भी आप 80 से 100 शब्दों में अंदर कह पा रहे हो। अब 200 शब्दों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने पहले भी बताया था कि 199 या 200 शब्द ही आप लिखें। आप 180 तक जा सकते हैं, 170 तक जा सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर आप 200 तक भी जा सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय भी होना चाहिए, ठीक है, समय अगर है तो आप लिख सकते हैं, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की कला संस्कृति को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के आकस्मिक पतन का सिद्धांत आपसे अलग से पूछा जा सकता है। क्रमिक पतन का सिद्धांत हम अलग से पूछ सकते हैं कि भाई जो आकस्मिक पतन है या क्रमिक पतन है, उनके सिद्धांत को अलग अलग आप बताएं कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। हमने इस तरीके से पढ़ा भी है, ठीक है। करंट रिलेवेंस या वर्तमान प्रासंगिकता, तो ये तो आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। इसमें कितने सारी चीज़ें ऐसी हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे उसका धर्म हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसके लोग हों, चाहे उसकी सभ्यता हो, ठीक है, चाहे उसका टाउन प्लानिंग हो, तो कितना सारा चीज़ है जो हम वर्तमान में इसको रिलेवेंस कर सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। वर्तमान के समाज में या वर्तमान के जीवन में हम इन चीज़ों को अगर जोड़ना चाहें तो इतने सारे पॉइंट हमारे पास होंगे जिनको हम यहाँ बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की भी हम बात कर चुके हैं कि भाई जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर या कोई मशीन बनाई गई है, ठीक है, पर यहाँ जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता को दर्शाते हैं कि भाई इसने जो लोग हैं इनके पास एक वैज्ञानिकता है, ठीक है, चीज़ों को बनाने की। चाहे हम साफ़ सफाई का ध्यान के रखने की बात करें, चाहे हम टाउन प्लानिंग की बात करें, ठीक है, चाहे आप देखो कि भाई किस तरीके से पानी का अरेंजमेंट किया गया है ना, पाइपलाइन सिस्टम, तो इनके पास नहीं है कि कोई इनके पास पीवीसी का पाइप सिस्टम है जिससे ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं और पानी को। तो आप देखो कि जो चीज़ें इनके पास थी, पत्थर थे, उससे नालियाँ बनाई गई थी जिनमें पानी का जो सिस्टम है वो कितना बेहतरीन, तो ये वैज्ञानिकता को दर्शा रहा है, इनकी वैज्ञानिकता को बता रहा है, ठीक है, जो सिस्टम है, ठीक। चाहे हम अन्नागार की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की स्टोरेज की हम बात करें कि भाई उसमें अनाज को रखा गया होगा, तो उसके लिए भी तो कोई सिस्टम बनाया होगा कि भाई अनाज खराब ना हो, चीज़ें ना हो, तो ये वैज्ञानिकता है, ठीक है। जब आप उसको डीप पढ़ोगे तो उसमें वैज्ञानिकता नज़र आती है उस चीज़ों में, ठीक है। पानी का सिस्टम है, या हम स्विमिंग पूल की बात करें या जो स्नानागार है उसमें पानी कैसे आ जाता था, ठीक है, उसमें से पानी कैसे निकल जाता था, कोई मशीन थी क्या इनके पास या कोई पंप था इनके पास, है ना, तो ऐसा तो नहीं था। पर जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं पत्थर से या ईंटों से या मिट्टी से जो भी बनाया गया है या टेराकोटा है या धातु है, तो वो चीज़ें वैज्ञानिकता को बता रही हैं। अब इन्हें स्ट्रीट लाइट लगाया है तो क्या सिस्टम बनाया होगा, उसमें हो सकता है कि भाई कोई ऐसा सिस्टम बनाया होगा जिसमें कोई ऑयल या ये
बत्ती के सहारे क्या होता होगा, जैसे मोमबत्ती कहते हैं, इस तरीके का कोई लॉजिक लगाया होगा, या जिसको आप दिया दिया बोलते हो, जिसमें हम क्या होता है एक बत्ती लगा के कुछ ऑयल या तेल उसमें हम डालते हैं और उसके थ्रू फिर उसमें क्या होता है एक आग जल रही होती है जिससे प्रकाश या लाइट हो रहा हो। तो ऐसा करके कोई लैंप बनाया होगा जो रोड के ऊपर लगा होगा। तो क्या ये वैज्ञानिकता को दिखा रहा है कि भाई हाँ ये कितने वैज्ञानिक थे ये लोग, ठीक है, कि जो आज से इतने हज़ार साल पहले अगर इस तरीके की चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं तो यही तो वैज्ञानिकता है। यही तो वैज्ञानिकता को ये दर्शा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिकता किस तरीके किस लेवल की थी या कितनी एडवांस थी, है ना। या हम उनकी सोच को यहाँ पर सलाम कर सकते हैं या उसको हम कह सकते हैं भाई कितना बेहतर तरीके से चीज़ों को बनाया हुआ है। हम आज तो ठीक है चीज़ें हम कर पा रहे हैं। तो आप जब देसी तकनीकों को पढ़ेंगे या पेपर नंबर 3 की बात करेंगे या ऐसे राइटिंग की बात करेंगे तो उनके अंदर इन पॉइंट्स को आप जरूर मैंसन कर सकते हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप यहाँ पर फिर एक वही बात आ जाती है सामने, कितनी सारी चीज़ें लिखने के लिए कि आप इसके ऊपर एक ऐसे लिख सकते हैं 500 शब्दों में, ठीक। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक। 11 नंबर की हम बात करें या हम 11 मार्कर की यहाँ पर बात करें तो 11 मार्करों को विस्तार से समझाएं तो मोहनजोदड़ो के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा ये नगर है और इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, इतने सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, इतने सारे इसमें पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिखने के लिए, अन्नागार है, स्नानागार है। तो बड़े आराम से 11 नंबर में अगर ये कभी आता है इनकी तो आप इसको लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की हम बात करें, टाउन प्लानिंग की बात करें, इसमें हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, 6-7 पॉइंटों में इसको डिवाइड करके अलग अलग डायग्राम के थ्रू हमने चीज़ों को समझा हुआ है। तो इतने सारे पॉइंट हैं जिसको आप बड़े आराम से 11 नंबर के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो इसके सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन को हमने काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स में हमने इसको अलग से पढ़ा हुआ है क्योंकि मेंस के टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कला और संस्कृति को हमने डीपली पढ़ा हुआ है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कांसे की मूर्ति या डायग्राम बना के लाना, तो आप उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो कलाकृतियाँ हैं, उसका जो बनाने का जो उनका जो अंदाज है, जो तरीका है, जो शिल्प कला है, तो उसको आप अपने शब्दों में ढाल सकते हैं या काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भाई जो उसमें चीज़ें बनी हैं वो कितनी बेहतर हैं, जो चेहरे पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं या जो आकृति बनी हुई है या जो मुद्रा बनी हुई है वो कितनी अलग है या कितनी विशेष है, ठीक है। जो धातु के ऊपर बनाना एक आसान बात नहीं है बिना मशीनरी या बिना चीज़ों के ऊपर, ठीक है। क्योंकि शिल्प कला अपने आप में एक अद्भुत नमूना होता है कि भाई हम कोई मशीन से चीज़ों को नहीं बना रहे, पत्थर से काट कर उसको एक इंसान की शक्ल देना या मूर्ति देना, ये अपने आप में एक विशेष कला है और उस कला को वही इंसान कर सकता है जो कहो एक व्यक्ति जो कलाकार हो, वही इसको कर सकता है। आप या हम इस चीज़ को नहीं कर सकते कि हम एक पत्थर को उठाएं और उस पर हम अपना फेस या अपनी एक मूर्ति बना दें, है ना, और जो बिल्कुल क्या हो रियल जैसी लगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत कला है, एक अद्भुत नमूना है। जब हम इसको आर्ट और कल्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे तो आप देखोगे कि दुनिया में या भारत के अंदर कितनी सारी कलाएँ और कितनी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी ही अद्भुत हैं। इन चीज़ों का इतिहास या इन चीज़ों का जो सोर्स है या इन चीज़ों को जानने के जो चीज़ें हैं, जो तरीके हैं, वो कितने अद्भुत हैं, कितने अलग हैं। तो इतिहास इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखती हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांतों के बारे में हम अगर बात करें, जो उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत हैं, दोनों सिद्धांतों के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके चरण आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जो 11 नंबर हो सके। और 11 नंबर में मैंने यहाँ पर संभावित या एक्सपेक्टेड में कम क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं आपसे क्या कह चुका हूँ कि भाई 5 नंबर के 2 क्वेश्चन को आप ऐड कर दें। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका 11 नंबर वैसे ही बन रहा होगा, ठीक। तो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि यह सभी प्रश्न क्या हैं, संभावित हैं, जो उत्तर लेखन में आपकी प्रैक्टिस से मैं क्या कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, उसको बेहतर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा होगा, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप गलत वे में बिल्कुल मत लें कि भाई एग्जाम में तो ऐसे सवाल आए नहीं हैं तो अब नहीं आएंगे। तो ठीक है, आना ना आना बाद की बात है, हम संभावनाओं पर ही चलते हैं। किसी को नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है ना, या एक्सपर्ट को भी या किसी व्यक्ति को नहीं पता तो वो भी एक संभावना बताते हैं, वो भी एक बताते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप उस पर तैयारी कर लेते हैं। और जब वही चीज़ें सेम एग्जाम में आ जाती तो आप फिर उस बात को समझने लगते हैं कि भाई ये एक्सपर्ट ने हमें जो चीज़ें बताई थी या व्यक्ति ने जो चीज़ें बताई थी वो बहुत सही बताता, तो अगली बार भी आप उसकी बात मान रहे होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि अगली बार उस व्यक्ति ने जो बात बताई और आपने उसको 100% या 200% कर लिया और उसमें एक भी सवाल नहीं आया, तो फिर आप उसको गलत बोलने लगते हैं या उसको आप बुरा बोलने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक। तो संभावनाओं के आधार पर ही एग्जाम की तैयारी करी जाती है या हम एक प्रिपरेशन करते हैं, और चीज़ें अगर उसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं तो बढ़िया रहता है और नहीं रहता तो फिर हमें बुरा लगता है। इसीलिए तो हम ऐसी तैयारी करें कि हम जिन चीज़ों की संभावना कर रहे हैं अगर वो नहीं भी आई तो हम बिल्कुल सेफ जोन में रहें, है ना। इसको कहते हैं एग्जाम की तैयारी करना, है ना। ऐसा नहीं कि आपको किसी व्यक्ति ने बता दिया कि भैया ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आएगा, और आपने पढ़ के चले गए और एग्जाम में आ गया तो आप उसके दोस्त हैं, आप उसके हिमायती हैं, और अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको बुरा भला बोल रहे हैं। तो ये एग्जाम की तैयारी करना नहीं होता है, ठीक। तो इस बात को भी आप इस तरीके से समझें। तो हर चीज़ को आपको, है ना, डायमेंशंस में लेकर चलना है कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हम सेफ हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो कुछ नहीं आएगा, कुछ और ही पूछ लिया जाएगा। तो आएगा तो टॉपिक के अंदर ही ना, भाई सिलेबस आपको मेंशन किया कि हम हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से चीज़ें पूछेंगे।
तो एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, या हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि आपका यूनिट के अंदर से पैटर्न बना है ना, टॉपिक के अंदर से पैटर्न नहीं बना कि हम हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस में ये मेंशन किया है कि हड़प्पा से लेकर हम 10वीं शताब्दी से आपसे 6 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उन 6 क्वेश्चनों में 3 मार्कर होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 11 मार्कर होगा। तो अब आप देखो कि इसमें कितने सारे 6-7 बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं जो आपको एंशिएंट इंडिया में या यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ने हैं। तो इस पूरे ही सिलेबस के अंदर से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल हमें नहीं पता कि भाई हड़प्पा सभ्यता से 3 नंबर का एक क्वेश्चन निकल कर आएगा, हो सकता है भाई इसमें एक भी क्वेश्चन ना आया हो, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं, ठीक। इसके बारे में आप देख सकते हैं, आगे हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कुछ लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है या आगे और भी अधिक चीज़ों को जानने के लिए आप इन लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो नंबर यहाँ मेंशन किए गए हैं तो इन पर आप मैसेज करके भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कॉल टाइम के चलते कॉल रिसीव ना कर पाएँ किसी कारणवश, ठीक है। तो आप इन पर नंबर्स पर मैसेज अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपसे कॉल बैक करके आपसे बात ज़रूर की जा रही होगी, ठीक है।